हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं क्लास 8 का चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन का पार्ट 2 स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि रिप्रोडक्शन चैप्टर के जितने भी वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है, उसमें हाउ डू वी इनिशिएट द वीडियो लेक्चर इज विथ वन ऑफ द दोहा ऑफ कबीर जी, है ना। तो एक दोहा पिछली बार ही सुनाया था, अभी दूसरा दोहा, ठीक है, वो भी अच्छा है और नॉलेज गेन करो और उसे एक्शन में लाओ। सिर्फ सुन के दिमाग में रखना नहीं है, ठीक है, उसको कोशिश करो डे टू डे लाइफ में कहीं पे अप्लाई करना, शेयर करना किसी और से, है ना, वो भी अच्छा है। ठीक है, तो दोहा सुनो। दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित बयान कोय, ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए कबीरा, पढ़े सो पंडित होए। अर्थात कबीर जी यह कहना चाहते हैं कि बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर कई लोग संसार में मृत्यु के द्वार पहुंचे हैं, है ना, लेकिन सभी लोग विद्वान नहीं बन सके। कबीर जी ये मानते हैं कि यदि एक इंसान केवल 2.5 अक्षर प्रेम को समझ ले, पढ़ ले, ठीक है, यानी कि प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, वास्तविक यानी असली रूप पहचान ले, वो ही सच्चा ज्ञानी है ना। तो बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर इतना मैटर नहीं करता, वो सच्चा ज्ञानी वो है जो प्यार को पहचान ले ना, सच्चे प्यार को पहचान ले। ठीक है, तो सो कॉल्ड प्यार, प्रेम, ठीक है, अपनी बोली प्यारी रखो, इसी तरह से लाइफ में एक्शन लो। ठीक है, इसको लेते हुए और पिछले वाले दोहे को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 में यानी कि रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो मैंने कहा था एनिमल्स में 2 मोड, प्लांट्स में भी वही होता है, 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बताया था मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो तुम्हें याद होगा क्या, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स या इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स, है ना। 2 पेरेंट्स या 2 सेक्सेस आर इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये एक हमने इसके बारे में जाना था। अब थोड़ा सा और डिटेल में कि क्या होता है एग्जैक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहले तो ये जानो कि कौन से ऑर्गेनिजम्स में होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एडवांस्ड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ये 3 टर्म टेक्स्ट बुक में दिए हैं। क्या बोल रहे हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एडवांस्ड मल्टीसेल्यूलर, एडवांस्ड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। एडवांस्ड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। अच्छा, तो एडवांस मल्टीसेल्यूलर में किस किस को हम ले सकते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म को इन्वॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वुड बी इंसेक्ट्स, दिस वुड बी मैमल्स, दिस वुड बी रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स सुनते ही दिमाग में क्या आता है, स्नेक्स, है ना। हाँ, नॉट स्नेक्स यानी वो स्नैक्स वाला स्नेक्स नहीं, ठीक है, स्नेक्स, ठीक है। इसके अलावा इंसेक्ट्स है, मैमल्स है। तो ये कैसे हैं, एडवांस्ड है यानी डेवलप्ड है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। तो इनमें ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अच्छा, क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सो इट इन्वॉल्व्स
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फ्यूजन। फ्यूजन से क्या समझते हो? फ्यूजन मतलब कंबाइन, फ्यूजन मतलब कंबाइन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसका कंबाइन होता है? ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। मेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल फ्यूज करेंगी, कंबाइन करेंगी टू फॉर्म अ फर्टिलाइज्ड एग। वो फर्टिलाइज्ड एग फिर ऑर्गेनिज्म में ग्रो करेगा। क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? फ्यूजन होता है। कंबाइन किसका होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, दोनों कंबाइन करेंगे और बनाएंगे फर्टिलाइज्ड एग। दिस फर्टिलाइज्ड एग फर्दर ग्रोस एंड डेवलप इनटू ऑर्गेनिज्म। अच्छा, एग मतलब क्या? अगर एग समझते हो तो एग को मैं यूनिसेल्यूलर कहूंगी कि मल्टीसेल्यूलर? तो तुम्हें याद है चैप्टर 8 के रेफरेंस से लेकर कि एग इज अ सिंगल सेल। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइज्ड एग बना, जो 2 सेल से बना, मेल सेल फीमेल सेल। कौन से मेल और फीमेल सेल? रिप्रोडक्टिव सेल। So male reproductive cell, female reproductive cell combine to form a fertilized egg. अब ये जो fertilized egg है ये सिंगल सेल है, क्योंकि मैं egg बोल रही हूँ मतलब सिंगल सेल। तो fertilized egg जो बना, जो सिंगल सेल है, वो ऑर्गेनिज्म में डेवलप होगा। बात समझ आई? तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब आगे कि एनिमल्स हैव सेपरेट मेल एंड फीमेल फॉर्म्स, या कह सकते हो सेक्सेस, विथ डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यानी एक मेल ऑर्गेनिज्म है, एक फीमेल ऑर्गेनिज्म है। मान लो अगर मैं ह्यूमंस में बात कर रही हूँ तो मेल फीमेल, डॉग्स में बात कर रही हूँ तो मेल डॉग फीमेल डॉग। ठीक है, तो मेल ऑर्गेनिज्म के पास अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल ऑर्गेनिज्म के पास अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग है। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है, इसलिए मेल फीमेल, और दोनों के पास अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ओके, फिर क्या कि मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स would produce sperm cell and female sexual organs would produce egg cell. Now egg cell is also known as ovum. अगर मैं बात करूं सिंगुलर में, अगर मैं प्लूरल में बात करूं तो उसे मैं कहूंगी ओवा। ठीक है, तो मेल्स में जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म सेल्स। ये स्पर्म सेल्स आर नथिंग बट दे आर रिप्रोडक्टिव सेल। वो मेल रिप्रोडक्टिव सेल, हमने कहा ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फ्यूजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है मेल रिप्रोडक्टिव सेल का फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल का। तो वो ही मेल रिप्रोडक्टिव सेल को मैं स्पर्म सेल कहूंगी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल को मैं एग सेल कह सकती हूँ, चाहो तो ओवम कह सकती हूँ। एंड इन केस इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्लूरल तो मैं उसे ओवा से रेफर करूंगी। सो स्पर्म विल फ्यूज विथ ओवम टू फॉर्म फर्टिलाइज्ड एग। अच्छा, ये फर्टिलाइज्ड एग का दूसरा नाम है जाइगोट। जाइगोट भी कह सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें याद है जाइगोट हमने चैप्टर 8 में भी थोड़ा बहुत देखा था कि एवरी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। तो यहाँ पे देखो कि अगर मैं बात करती हूँ, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ज्यादातर किस में देखने को मिलता है? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, है ना। तो इनकी लाइफ कैसे स्टार्ट होती है? सिंगल सेल से। कैसे? तो कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल कंबाइन करके एक सिंगल सेल बना रहे हैं। वो सिंगल सेल का नाम मैंने फर्टिलाइज्ड एग कहा, लेकिन उसको मैं दूसरा क्या कह सकती हूँ? जाइगोट। ओके, देन दिस जाइगोट इज अ
cell will further divide, multiply and will result in the formation of an multicellular organism. That means what? कि every multicellular organism starts its life as single cell. अब थोड़ा और क्लियर हुआ होगा ना इससे समझ के, थोड़ा और समझते हैं कि वो जो जाइगोट बना, ठीक है, वो जाइगोट किससे बना? दो रिप्रोडक्टिव सेल जो मेल और फीमेल से है, वो रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम गैमीट्स भी कह सकते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सेल का दूसरा नाम क्या है? गैमीट्स। मैं रिप्रोडक्टिव सेल को गैमीट्स भी रेफर कर सकती हूँ। तो स्पर्म सेल क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सेल और यू कैन से मेल गैमीट। अगर मैं बात कर रही हूँ ओवा, प्लूरल हुआ ना, तो ओवम यानी कि ओवम को मैं क्या रेफर कर सकती हूँ? एग सेल रेफर कर सकती हूँ। ओवम को मैं क्या कह सकती हूँ? फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल गैमीट। चलो आगे बढ़ते हैं कि मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स वुड प्रोड्यूस स्पर्म सेल, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स वुड प्रोड्यूस ओवम यानी कि एग सेल्स, ठीक है। तो वो दोनों फ्यूज करेंगे। अब क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल विच ऑर्गेनिजम्स विच आर परफॉर्मिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हर एक इंडिविजुअल एक ही रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस कर सकता है। और अगर मुझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना है तो मुझे दोनों तरह के सेल्स चाहिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, मेल रिप्रोडक्टिव सेल, है ना। अगर सिर्फ अकेला मेल होगा तो क्या वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है? नहीं। इसलिए कहा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वी रिक्वायर टू सेक्सेस। व्हाई? बिकॉज वन फॉर्म, वन सेक्स can produce only one kind of cell which is not sufficient for sexual reproduction, है ना। हमने देखा ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मुझे फ्यूजन चाहिए मेल सेल का और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल का, मेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। मान लो सिर्फ मेरे पास मेल रिप्रोडक्टिव सेल है या सिर्फ मेरे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है ना। सो फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन therefore we require two parents. Okay, now we move down to next कि दूसरे ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवॉर्म एंड लीचेस, उसमें क्या होता है कि बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स, कौन से ऑर्गन्स? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल। यानी मान लो कि मैं एक अर्थवॉर्म की बॉडी लेती हूँ, ठीक है, उसका सेक्शन करती हूँ, आई मीन उसको कट थ्रू ओपन करती हूँ, तो मैं क्या देख रही हूँ कि मुझे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखने थे, अब मुझे देखो, मैं अगर मुझे आइडेंटिफाई करना हो कि ये अर्थवॉर्म मेल है कि फीमेल है, नहीं कर पाओगे। तुम कट करके देखो, तुम कुछ और भी देखो, you won't be able to identify whether this earthworm is male or female. Why? Because जब तुम वो उसको कट करके अर्थवॉर्म के इंटरनल ऑर्गन्स, स्पेसिफिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ऑब्जर्व करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों अर्थवॉर्म के अंदर, एक ही अर्थवॉर्म के अंदर दिख रहा है। सिमिलर इज इन केस विथ लीचेस। तो अर्थवॉर्म और लीचेस में तुम्हें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल में दिखेगा, है ना। तो इसलिए मैं ऐसा बोल रही थी ना कि तुम क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये पर्टिकुलर अर्थवॉर्म मेल है या फीमेल है, क्योंकि दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल के अंदर मिलता है, ठीक है। तो वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें दोनों मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल के अंदर मिलता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट्स। हर्माफ्रोडाइट्स, है ना। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों एक ही इंडिविजुअल के अंदर मिले, है ना। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मैं क्या कहूंगी? हर्माफ्रोडाइट्स। ओके, अब मैंने क्या कहा?
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देयर इज अ फ्यूजन ऑफ किसका, ओवम, दिस इज अ ओवम, ओवम का दूसरा नाम क्या है, एग सेल, ठीक है, एग सेल। अच्छा, एग सेल को मैं दूसरा क्या कह सकती हूँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, फीमेल को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। अच्छा, दूसरा मैं क्या कह सकती हूँ, मैं इसको इंडिकेट कर रही हूँ, हाँ, कि इसको मैं ओवम कह सकती हूँ, एग सेल कह सकती हूँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल कह सकती हूँ, फीमेल गैमीट कह सकती हूँ, है ना। तो रिप्रोडक्टिव सेल को तुम अल्टरनेटिवली गैमीट एज अ टर्म भी यूज कर सकते हो, है ना। तो ये क्या हो गया कि इसको मैं ओवम कह लूं, चाहे एग सेल कह लूं, चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल कह लूं, चाहे फीमेल गैमीट कह लूं, इट इज द सेम थिंग। हाँ, चल, तो मैंने जाना कि मुझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए ओवम को फ्यूज कराना है, किसके साथ, स्पर्म के साथ, किसके साथ, स्पर्म, दिस इज अ स्पर्म, स्पर्म सेल को मैं दूसरा क्या कह सकती हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव सेल, और क्या कह सकती हूँ, मेल गैमेट। ओके, सो ओवम would fuses with sperm or male reproductive cell or male gamete to form, क्या बनाता है, कंबाइन को मैं प्लस साइन से डिनोट कर रही हूँ, वो क्या बनाता है, अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ zygote, है ना। It ultimately results in the formation of zygote, which is also known as fertilized egg, which is also known as fertilized egg। अब क्यों zygote का नाम fertilized egg रखा गया, तो the process of fusion of sperm and ovum, स्पर्म और ओवम फ्यूज कर रहे हैं, वो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। अच्छा, फर्टिलाइजेशन यानी क्या, यहाँ पे शन आया, मतलब ये प्रोसेस है। अगर मैं बात कर रही हूँ कि स्पर्म और ओवम फ्यूज हो रहे हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये प्रोसेस को मैं फर्टिलाइजेशन बोल रही हूँ। फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से जो एग बना उसे मैं कहूंगी फर्टिलाइज्ड एग। समझ आया कि क्यों मैंने जाइगोट को फर्टिलाइज्ड एग कहा, क्योंकि ये रिजल्ट है ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। स्पर्म एंड ओवम फ्यूजेस टू फॉर्म जाइगोट। जाइगोट को मैंने फर्टिलाइज्ड एग बोला क्योंकि ये फर्टिलाइज्ड है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से बना है, इसलिए मैंने फर्टिलाइज्ड एग कहा। चल आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है यानी जो प्रोसेस है ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, ठीक है, वो दो टाइप का होता है। फर्टिलाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा, तो एक आता है एक्सटर्नल और एक आता है इंटरनल। क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल बाहर, बाहर किसके, एनिमल बॉडी के। तो fertilization which occurs outside the animal's body is known as external fertilization। fertilization क्या है, मैंने क्या बोला, वो एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल फ्यूज हो रहे हैं, फर्टिलाइजेशन। ये जो फ्यूजन है अगर एनिमल के बॉडी के बाहर हुआ तो दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर ये प्रोसेस एनिमल बॉडी के अंदर हो रहा है तो मैं उसे बोलूंगी इंटरनल, अंदर, इंटरनल, ठीक है। एनिमल्स बॉडी में स्पेशली इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमें फीमेल में दिखता है, इसलिए तुम देखो ह्यूमंस में या कोई अदर ऑर्गेनिज्म में अगर तुम्हें प्रेगनेंसी मार्क करनी है सो यू वुड बी डेफिनेटली ऑलवेज ऑब्जर्विंग इन फीमेल नॉट इन मेल्स। तो क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फीमेल की बॉडी में, ठीक है। अगर मैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात कर रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ एनिमल के बॉडी के अंदर, तो कौन सा एनिमल, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो सेक्सेस इन्वॉल्व है, मेल एंड फीमेल, तो कौन सी बॉडी
बॉडी के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अच्छा, एग्जाम्पल्स देखो, जैसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कौन से एनिमल्स में देखने को मिलता है कि एनिमल्स विच आर लिविंग इन और नियर वाटर बॉडीज सच एज पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गया, तो उसके आसपास या उसके अंदर, वाटर बॉडी के अंदर जो एनिमल्स मिलते हैं, सी एनिमल्स मिलते हैं, उनमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक तो हम डिस्कस करके आ रहे ह्यूमंस में, उसके अलावा बर्ड्स, मैमल्स के अंदर ही ह्यूमंस आते हैं, अर्थवॉर्म्स में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, रेप्टाइल्स, ठीक है, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ये मैं तुम्हें डिफरेंस के फॉर्म में बताती जा रही हूँ। तो हमने अब तक दो एस्पेक्ट्स को लेकर डिफरेंस दिखाया, एक्सटर्नल और इंटरनल में। क्या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सुनते ही पता चल रहा है, एक्सटर्नल बाहर, मतलब एनिमल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इंटरनल एनिमल बॉडी के अंदर, यानी फर्टिलाइजेशन एनिमल बॉडी के अंदर हो रहा है, देयरफॉर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एग्जांपल्स वाज द सेकंड एस्पेक्ट जो हम डिफरेंस बता सकते हैं बिटवीन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के क्या एग्जांपल्स थे, लाइक एनिमल्स विच लिव इन और अराउंड द वाटर बॉडीज, जैसे फ्रॉग हो गया, फ्रॉग एम्फीबियन है, यानी वो पानी के अंदर भी रहेगा, पानी के बाहर भी रहेगा। फिशेस पानी के अंदर रह रही है। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स द ऑर्गेनिजम्स विच आर शोइंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, इफ वी टॉक अबाउट इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो एग्जांपल्स क्या है, बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, इवन अर्थवर्म्स शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, क्या होता है एग्जैक्टली, प्रोसेस कैसा होता है, वो थर्ड एस्पेक्ट है। जैसे देखो, प्रोसेस में तुम कह सकते हो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है कि सी एनिमल्स ले एग्स एंड स्पर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, कि जहां पे मतलब सी एनिमल ने आके मतलब फीमेल आके अपना एग सेल देके गई और मेल आके अपना स्पर्म वहीं पे जहां पे एग सेल है वहां पे ही स्पर्म रिलीज होंगे और ये स्पर्म और ओवम फ्यूज होंगे। मतलब ये क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, बॉडी के बाहर ऑन सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। फिर फ्यूजन होगा, फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, दैट इज फर्टिलाइज्ड एग, and this fertilized egg would further divide, multiply and lead to the formation of a multicellular organism। समझ आया? तो ये प्रोसेस हो रहा है, क्या हो रहा है कि सी एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स इन एंड अराउंड द वाटर बॉडीज रह रहे हैं, वो क्या करते हैं कि जो मेल सी एनिमल है वो आके अपना स्पर्म रिलीज करेगा, फीमेल सी एनिमल, ठीक है, अपने ओवम रिलीज करेंगे। कहाँ रिलीज कर रहे हैं, सरफेस ऑफ वाटर पे, और वो टुगेदर रिलीज करते हैं। ऐसा नहीं स्पर्म कहीं और ओवम कहीं और, नहीं, एक ही जगह होता है और वहां पे स्पर्म और ओवम फ्यूज करेंगे, क्योंकि फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है, इसलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इनके फ्यूजन से रिजल्ट क्या आ रहा है, जाइगोट। जाइगोट वुड अल्टीमेटली डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। चलो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में अगर हम प्रोसेस देखें कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, सो अर्थवर्म डू नॉट फर्टिलाइज इटसेल्फ। स्पेशली हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। कौन से टॉपिक में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस मतलब मैमल्स, मैमल्स मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन पढ़ना ही है। बट अगर मैं बात कर रही हूँ स्पेशली अर्थवर्म, अर्थवर्म इज अ स्पेशल केस। क्यों क्यों, बर्ड, मैमल्स, रेप्टाइल्स क्यों नहीं, और अर्थवर्म क्यों स्पेशल, ऐसा भेदभाव क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि अर्थवर्म इज रेफर्ड एज, या इज द ऑर्गेनिज्म which is included in hermaphrodite. Earthworm is one of the hermaphrodite, और hermaphrodite क्या थे कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स
जिसके अंदर तुम्हें दोनों ऑर्गन्स, कौन से ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों सेम इंडिविजुअल में मिल रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम हर्माफ्रोडाइट्स कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या है, अर्थवर्म। ठीक है, तो अर्थवर्म के पास दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। सो अर्थवर्म डू नॉट फर्टिलाइज इटसेल्फ, मतलब क्या कि मान लो कि, ठीक है, सपोजेबली दिस इज एन अर्थवर्म। अर्थवर्म के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या देगा, स्पर्म सेल। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या देगी, ओवम। तो ऐसा नहीं, या तो तुम कह सकते हो एग सेल। तो ऐसा नहीं कि इसी में फर्टिलाइजेशन करा दे, कि ओवम और स्पर्म सेल दोनों को फ्यूज करा दे, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, तो इसमें टू अर्थवर्म्स कम इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। तो अब दूसरी अर्थवर्म भी आई, ठीक है, इसको हम ब्लू से बनाते हैं। तो ये दोनों, दिस इज वन अर्थवर्म, दिस इज सेकेंड अर्थवर्म, दोनों के पास स्पर्म सेल होगा, अपना अपना एग सेल होगा। तो ये रहा सेकेंड अर्थवर्म का स्पर्म सेल, ये रहा सेकेंड अर्थवर्म का ओवम। तो क्या होगा कि व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, दो अर्थवर्म आए। अब ऐसा नहीं बोलोगे कि एक मेल आया एक फीमेल आया, क्यों, क्योंकि उस इंडिविजुअल में मेल भी है फीमेल भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, तो दो हर्माफ्रोडाइट्स कांटेक्ट में आए। अब क्या होगा कि दे एक्सचेंज स्पर्म्स विथ ईच अदर, यानी ये अपना स्पर्म सेल ये ओवम को देगा और ये अपना स्पर्म सेल ये ओवम को देगा। समझ आया, फर्स्ट का स्पर्म सेल सेकंड के ओवम को फ्यूज करेगा और सेकंड का स्पर्म सेल फर्स्ट के ओवम को फ्यूज करेगा और इस तरह से फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि खुद ही से खुद, सेल्फ फर्टिलाइजेशन यानी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तुम्हें याद है हमने प्लांट्स में पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि एंथर से पोलन ग्रेन जाके उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लगेगा या उसी प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे लगेगा, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन वो नहीं। अर्थवर्म में क्रॉस पॉलिनेशन इज पॉसिबल। क्रॉस पॉलिनेशन यानी एक फ्लावर दूसरे फ्लावर के मेल पोर्शन फीमेल पोर्शन, मतलब बॉडीज अलग अलग है। तो ये कहना चाहते हैं कि सेल्फ फर्टिलाइज नहीं होगा कि खुद ही का स्पर्म खुद ही के ओवम को नहीं देगा, लेकिन एक स्पर्म सेल दूसरे ओवम यानी दूसरे अर्थवर्म के ओवम को देगा। सो आई होप कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं हो रहा। तो इस तरह से क्या हो रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब एक और दिया है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, हमने बेसिक डिस्कस किया सी एनिमल्स का। अब हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग। सो फ्रॉग्स में क्या होता है कि फ्रॉग्स जो हैं बेसिकली कौन से सीजन में रिप्रोड्यूस करते हैं, ज्यादातर स्प्रिंग और रेनी सीजन। क्योंकि अभी रेनी सीजन चल रही है तो तुमने नोटिस किया होगा अपने आसपास छोटे छोटे फ्रॉग्स तुम्हें ज्यादा दिखते होंगे, जो दूसरे समर या विंटर सीजन में ज्यादातर नहीं दिखते होंगे, वो रेनी सीजन में दिखते हैं। क्योंकि रिप्रोडक्शन का टाइम इन केस ऑफ फ्रॉग्स इज ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन। ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि ये मैं बात कर रही हूँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की एग्जाम्पल की, है ना। सो उनमें क्या होता है कि ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन्स दीज फ्रॉग्स मूव टू पॉन्ड्स एंड स्लो स्ट्रीमिंग स्ट्रीम्स कह लो, स्लो मूविंग स्ट्रीम्स या स्लो स्ट्रीमिंग रिवर्स। ऐसा क्यों स्लो स्ट्रीमिंग, ताकि स्पर्म और ज्यादातर पॉन्ड इज मोर फेवरेबल, बट इफ नॉट तो स्लो स्ट्रीम्स, स्लो मूविंग स्ट्रीम्स आर also better enough. Why slow, why not fast, or why not normal river? Because
उसका जो फ्लो होगा वो ज़्यादा होगा, तो अच्छे से क्या स्पर्म और एग सेल फ्यूज कर पाएंगे ऑन सरफेस ऑफ दैट वाटर जो स्पीड में मूव कर रहा है? ऑब्वियसली नॉट. सो फॉर दैट, फॉर फ्यूजन दे रिक्वायर स्लो मूविंग स्ट्रीम और पॉन्ड्स. तो वो पॉन्ड्स और स्लो मूविंग स्ट्रीम्स की तरफ बढ़ते हैं ड्यूरिंग रेनी और स्प्रिंग सीजन. कौन? फ्रॉग्स. अच्छा, फिर मेल एंड फीमेल clasp each other. That means male and female come in contact with each other. फिर क्या होता है कि फीमेल लेज hundreds of eggs, और वो जो एग्स फीमेल ले करती कहाँ करेगी? ऑन सरफेस ऑफ वाटर, जो भी उसने चुना, पॉन्ड या स्लो मूविंग स्ट्रीम, वहां पे उस सरफेस ऑफ वाटर पे शी वुड बी लेइंग hundreds of eggs. क्यों hundreds of eggs? तो उस पर मैं बाद में आती हूँ. हम थोड़ा सा पहले प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं, फिर मैं इधर आती हूँ. ठीक है, तो एग्स आर डेलिकेट. जो एग्स फीमेल ले करती है वो क्या है? डेलिकेट है. और उनके पास, उसके एग के आसपास शेल भी नहीं है, जैसा शेल बर्ड के केस में तुमने देखा होगा, या क्रोकोडाइल के एग में तुमने देखा हो, या स्नेक का एग देखा हो, या इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड एनी बर्ड का एग, तो उस एग के आसपास क्या होगा? शेल. अच्छा, इवन डायनासोर है ना, तो उनके एग के आसपास क्या होता है? शेल होता है. बट जो फ्रॉग, फीमेल फ्रॉग जो एग ले करती है, वो जो एग्स है वो बहुत डेलिकेट होते हैं और उसके आसपास शेल भी नहीं होता. तो क्या होता है? उस एग के आसपास जेली लाइक सब्सटेंस होती है. तो बहुत सारे hundreds ऑफ एग्स दिए, तो वो एग्स के आसपास क्या है? जेली लाइक सब्सटेंस. दिस डॉट स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटिंग एग, और ये जो मैंने ऐसे बना है ना, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द लिक्विड और द जेली लाइक सब्सटेंस दैट इज होल्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग दीज डेलिकेट एग्स. ठीक है, फिर क्या होगा कि वो मेल आएगा, वो स्पर्म इजेक्ट करेगा इन एग सेल के ऊपर. फिर क्या होगा? फिर वही कि स्पर्म जो है वो एग सेल के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा. जाइगोट वुड अल्टीमेटली लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म. अच्छा, तो मैं बता रही थी कि फीमेल 100 ऑफ एग्स क्यों ले करती? तो तुम सोचो, सरफेस ऑफ वाटर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होने वाला है, तो प्रोटेक्शन उसका जो रिस्क है ऑफ ईटिंग अवे ऑफ एग्स इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो टू प्रिवेंट दिस, है ना, टू मेंटेन द पॉपुलेशन, दे ले hundreds ऑफ एग्स, है ना. सरफेस ऑफ वाटर पे है, मान लो फीमेल ने एग ले किया और मेल ने स्पर्म भी इजेक्ट कर लिया, या मेल के स्पर्म इजेक्ट करने से पहले कोई बड़ी फिश आके वो एग्स को खा गई, है ना. या तो क्या हुआ कि मेल ने स्पर्म तो रिलीज किया, फ्यूजन के टाइम पे कोई बड़ी सी फिश, कोई भी स्टेज पे, अप टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, कोई भी स्टेज पे कोई भी बड़ा सा एनिमल या कोई भी बड़ा सा प्रीडेटर आके इसे अपना फूड बना सकता है. सो टू प्रिवेंट दिस, खा भी लिया तो कुछ थोड़े बहुत तो बचेंगे, 100 में से 50 तो बचे, इसलिए वो इतने सारे एग ले करते हैं. ठीक है, क्योंकि प्रोटेक्शन इज वन ऑफ द एस्पेक्ट फॉर दिस लेइंग ऑफ hundreds ऑफ एग्स एट अ टाइम. अच्छा, और मैं बोल रही थी कि क्यों इन एग्स के आसपास शेल नहीं होता, और बर्ड्स और बाकी सब एनिमल्स के आसपास, उनके जो एग के आसपास एक कवरिंग होती है शेल की, इनमें क्यों नहीं? इनको भी तो जरूरत है ना, फिशेस, और इनको भी तो जरूरत है. क्यों इतना वो डेलिकेट एग्स को सरफेस ऑफ वाटर पे रखे? तो शेल होना तो जरूरी है, तो ऐसा क्यों इनमें नहीं है? तो इसलिए क्योंकि देखो, बर्ड्स जो हैं तुम्हारे, या अगर हम बेसिक बात करें, बर्ड्स और एनिमल्स जो ज्यादातर टेरेस्ट्रियल में रह रहे हैं, तो उनका क्या है कि उनमें हो रहा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इन केस इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बर्ड्स एंड ऑल दैट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो फ्यूजन पहले ही बॉडी के अंदर हो जा रहा है, बाद में एक बार आ रहा है. तो शेल इज नॉट हिंडरिंग द स्पर्म टू एंटर. मान लो शेल वाला एग होता तो उसका स्पर्म फ्यूज कर पाता ओम के साथ? नॉट पॉसिबल. बट दूसरा एस्पेक्ट क्या कि
बर्ड्स जो है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रह रही हैं, तो वहाँ पे पॉसिबल है कि वो जो अगर मान लो कि अगर शेल नहीं हो, अंदर का सिर्फ अल्ब्यूमिन यानी वो व्हाइट वाला पार्ट और वो येलो वाला योल्क, अगर वो डायरेक्टली रिलीज कर देंगे तो क्या होगा कि सन के ड्राइनेस के वजह से इट वुड इवापोरेट और वो पूरा सूख जाएगा, है ना। सो टू प्रिवेंट दिस दे कवर देयर एग विद द शेल। यहाँ पे तो ये ऑलरेडी वाटर में है, सो नो रिक्वायरमेंट ऑफ कवरिंग द एग विथ अ शेल, ठीक है। बस एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो उनको क्या 100 ऑफ एग्स को साथ में रखती है ताकि फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम आसानी से हो और प्रोटेक्शन का भी काम कर ही रही है। समझ आ रहा है? तो ये भी एक एस्पेक्ट तुम कह सकते हो। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कैसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फ्रॉग्स में होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।